आत्मा की मदद। प्रिया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करती थी। उसकी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली थी, जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉय को लेट नाइट तक प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा था। देर रात होने की वजह से, कोई ट्रैवलिंग कन्वेंस ना मिलने की वजह से ऑफिस की तरफ से सभी एम्प्लॉय को कैब सर्विस मिल जाती थी। प्रिया का घर ऑफिस से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर था, जिसकी वजह से कैब उसको सबसे लास्ट में ड्रॉप करती थी। उस रात ड्राइवर राजू ने बोला, प्रिया मैम, मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा। कल मेरी माँ का आँखों का ऑपरेशन है, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकूँगा। प्रिया बोली, ओके राजू भैया। इतना बोल के वो कैब से उतर गई। अगले दिन रोज़मर्रा की तरह प्रिया ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल पड़ी। प्रिया अपने कैबिन में बैठी थी कि बॉस ने सभी एम्प्लॉय को मीटिंग के लिए बोर्ड रूम में बुलाया और अगले 2 दिन की डेडलाइन दे दी। प्रिया और उसकी टीम अपने अपने काम पर लग गई। काम सुबह से शाम तक चला। इस प्रोजेक्ट को प्रिया लीड कर रही थी। उस दिन सभी लोग कैब सर्विस ना मिलने की वजह से रात के 9 बजे तक ऑफिस से चले गए। जाते जाते एक एम्प्लॉय ने प्रिया से पूछा, मैम आप नहीं चल रहे आज? प्रिया बोली, आप जाइए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एम्प्लॉय बोला, शायद आप भूल गई है, आज राजू नहीं आया है। प्रिया बोली, हाँ मुझे पता है, उसने मुझे कल ही बताया था, मैं कैब बुक कर लूँगी। इसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चला गया। प्रिया पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, तो प्रिया को काम करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। प्रिया अपने मोबाइल से एक पर्सनल कैब बुक करने लगी, पर आसपास कोई भी कैब ना मिलने की वजह से प्रिया ने मेट्रो ट्रेन से घर जाने का प्लान बनाया। फिर क्या था, उसने ऑफिस के बाहर से एक लोकल ऑटो पकड़ा और नोएडा सेक्टर 44 के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वो बहुत थकी हुई थी और मेट्रो ट्रेन आने का वेट करने लगी। प्लेटफॉर्म पर उसे अपने आसपास सिर्फ 2-4 गिने चुने ही लोग नजर आ रहे थे। उसने टाइम देखा, तब घड़ी में करीब 11:15 बज रहे थे। प्रिया ने टाइम की नज़ाकत को देखकर सोचा कि ज़्यादा टाइम होने की वजह से भीड़ कम है प्लेटफॉर्म पर। अब अनाउंसमेंट भी बंद हो गई, पर डिस्प्ले पर ट्रेन आने का टाइम आने लगा। 12 बजे एक रिटर्न ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म की लाइट फ्लक्चुएट करने लगी और धीरे धीरे ट्रेन होकर बंद हो गई। प्रिया ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अपने आसपास के लोगों को देखने लगी। तभी ट्रेन के आने की आवाज़ आने लगी। प्रिया ने अपने मोबाइल की टॉर्च प्लेटफॉर्म की तरफ घुमाई, तब ट्रेन बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। सभी पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ गए और अपनी एक सीट लेकर बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। प्रिया को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तभी अचानक से ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और ऐसा करते करते पूरी लाइट बंद हो गई। वहाँ बैठे कुछ पैसेंजर्स ने अपनी मोबाइल की लाइट चालू करी और डरे सहमे एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया को अब और डर लगने लगा और तभी अचानक से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। गहरे सन्नाटे में फ़ोन की रिंग बहुत ज़ोर से बजने लगी और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। ये कॉल उसकी माँ का था। उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो माँ। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ हो और अभी तक घर क्यों नहीं आई? प्रिया बोली, माँ मुझे आज ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी, इसीलिए मुझे मेट्रो भी लेट मिली। अब मैं मेट्रो में हूँ और थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाऊँगी। इतना कहते ही प्रिया का कॉल अपने आप कट हो गया। उसके फ़ोन का नेटवर्क चला गया। प्रिया ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ स्विच ऑन करके देखने की कोशिश करी कि ताकि नेटवर्क वापस आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब वो अपना स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक गई। प्रिया अब मेट्रो ट्रेन से उतरी और अपने आसपास देखने लगी। वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 12:40 हो रहे थे।
तभी उसे स्टेशन के बेंच पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया। प्रिया ने उससे मदद लेने की सोची। वो सोच रही थी कि उस आदमी के फ़ोन से अपनी माँ को फ़ोन करके बता देगी कि वो थोड़ी देर में घर पहुँच जाएगी। जैसे ही उस आदमी के पास जाने लगी और बोली, एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। सुनिए सुनिए भाई साहब। वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही प्रिया की तरफ देख रहा था। प्रिया को बहुत अजीब महसूस हुआ कि इतना सन्नाटा होने के बाद भी इस आदमी को मेरी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही है। उस आदमी का चेहरा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। तभी अचानक उसने अपना चेहरा प्रिया की तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखकर प्रिया की चीख निकल गई और वो वहाँ से भागने लगी। उस आदमी के चेहरे पर बहुत से चोट के निशान थे और उनमें से बहता खून। इतना भयानक चेहरा देखकर प्रिया भागते भागते स्टेशन के बाहर निकल आई। भागते भागते उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे और भी कोई भाग रहा है। वो एक दीवार के पीछे जाकर छुप गई और भगवान को याद करके बोलने लगी, हे भगवान, आज मैं कैसी मुसीबत में फंस गई। क्यों इतने देर तक ऑफिस में रुकी और क्यों मैं ये मेट्रो से उतर गई, इस स्टेशन पर आ गई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और मेरा ये फ़ोन भी नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूँ। तभी वही भयानक दिखने वाला आदमी ठीक उसके सामने आके खड़ा हो गया। उनकी सांसें रुक गई और उसे वो डरी आवाज़ में बोलने लगी, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा घर पे इंतज़ार कर रही है। वो भयानक दिखने वाला आदमी बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरा नाम सचिन है और मुझे न्याय चाहिए और बस इस न्याय के इंतज़ार में मैं यहाँ पर रुका हूँ। मैं इसी मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर पे काम करता था। आज से 3 साल पहले एक रात मैं भी अपना काम करके घर जाने के लिए मेट्रो का इंतज़ार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लोग नहीं थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मेट्रो भी सब लेट चल रही थी। मैं उसी बेंच पर बैठकर मेट्रो आने का वेट कर रहा था। तभी अचानक 3 से 4 आदमी वहाँ आए और मुझे मारने लगे। उसी मारपीट के दौरान उन्होंने मेरे चेहरे पर बहुत से घाव बना दिए और बेहोशी की हालत में मुझे स्टेशन के पीछे जंगल में जिंदा ही काट दिया। मैं ज़मीन के अंदर होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था और वहीं दम घुटने से मेरी मौत हो गई। इसीलिए आज तक मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मेरे घर वालों को मेरी मौत के बारे में बता दो और उन्हें मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए बोलो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं उन लोगों को नहीं पहचान पाया, पर जब वो लोग मुझे जंगल की तरफ ले जा रहे थे तब मैंने अपना मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। वो मोबाइल में मेरे साथ ही दफन हो गया। शायद तुम्हें उस मोबाइल की मदद से उन कातिलों का पहचान हो सके। प्रिया सारी बात समझ जाती है और उसे वादा करती है कि वो उसे ज़रूर न्याय दिलाएगी। अगली सुबह प्रिया उसी स्टेशन पर काम करने वाले लोगों से सचिन के बारे में पूछती है और उसी पूछताछ के दौरान उसे उसके घर का पता चलता है। वो उसके घर पहुंच जाती है, उसके माँ बाप को सारी बात बताती है। सचिन के माँ बाप बहुत दुखी होते हैं और वो लोग स्थानीय पुलिस की मदद से उस जगह पर जाते हैं जहां सचिन को गाड़ा गया था। खुदाई के दौरान पुलिस को उसका मोबाइल भी मिलता है जिसके बारे में सचिन ने प्रिया को बताया था। मोबाइल की वीडियो से पता चला कि वो अजनबी कोई और नहीं, उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त ही थे। पुलिस उनको हिरासत में लेती है और उन लोगों को जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ सचिन के माँ बाप उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद प्रिया ने अपनी माँ को सारी बात बताई और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि उसने एक आत्मा की मदद करी थी। सचिन को भी अब शांति मिल गई। फिर वो उस स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया।